गेहूं की खेती मुख्य रूप से रबी मौसम की फसल है। इसकी खेती जाड़े के सीज़न में की जाती है। जब हमारे यहाँ जाड़ा शुरू होता है, धान की फसल की कटाई हो जाती है, उसके बाद छत्तीसगढ़ में गेहूं की खेती की जाती है। वैसे तो गेहूं के अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए ठंडा मौसम, मतलब जहाँ तापमान जो है कम हो, वह ज़्यादा उपयुक्त होता है। और इसके अंकुरण की बात करें तो इसके अंकुरण के लिए सबसे अच्छा तापमान 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड जब औसत तापमान हो, उस समय गेहूं का अंकुरण सबसे अच्छा होता है। हालांकि यह लगभग 30-35 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी अंकुरण हो सकता है, लेकिन यदि अच्छे अंकुरण की बात करें तो 20-25 डिग्री सेंटीग्रेड होने पर अच्छा अंकुरण प्राप्त होता है। उसी प्रकार से इसकी और जो जलवायु से संबंधित मांग है कि किस प्रकार की जलवायु में गेहूं की फसल अच्छी होगी, तो इसकी बढ़वार की अवस्था में जब इसमें कंसे आते हैं, बालियां आना शुरू होती है, उस समय इसका तापमान कम होना बहुत ज़रूरी है। तो उस समय लगभग इसकी मांग जो है 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड की होती है। तो ठंडे मौसम जब रहेगा, ठंडा तापमान रहेगा, उस समय इसमें कंसे अच्छे आते हैं और उसमें बालियों की संख्या ज़्यादा आती है। आज तो वसूली करके ही जाऊंगा। घनश्याम, अरे ओ घनश्याम। वो तो स्कूल गए हैं। स्कूल गया है। अरे बहाना तो ढंग का बनाती। हाँ लाला, मैं स्कूल ही गया था, फार्म स्कूल, जहाँ किसानों को सिखाई जाती है खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। ये पकड़ लाला, तेरा हिसाब साफ। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। दूर जहां सूरज उगता उस धरती से मैदानों तक, हिम शिखरों के श्वेत बर्फ से हिंद महासागर तक। श्वेत क्रांति हो, हरित क्रांति या ग्राम विकास की बात, एकता ही धर्म हो, अब चाहे दिन हो या रात। कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। कृषि दर्शन के सभी दर्शकों को नमस्कार। साथियों, खेतों में लगातार रासायनिक खाद और कीटनाशक डालने से खेतों की मिट्टी का स्वास्थ्य खराब होता है, उसकी उर्वरा शक्ति कम होती है और न केवल इतना ही बल्कि इसका दुष्प्रभाव हमारी सेहत पर भी पड़ता है। इसलिए वैज्ञानिक सलाह देते हैं कि प्राकृतिक खेती, जैविक खेती की जाए। प्राकृतिक खेती वह खेती है जिसमें मानव निर्मित किसी भी तरह के रसायन का प्रयोग नहीं किया जाता है, सिर्फ प्राकृतिक तौर पर निर्मित खाद और कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है। तो साथियों, प्राकृतिक खेती और जैविक खेती क्या है, इसका क्या महत्व है, इस विषय पर हम आज चर्चा करेंगे। और विषय के संबंध में हमें जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर सुनील कुमार अग्रवाल। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। साथियों, प्राकृतिक खेती और जैविक खेती के बारे में यदि आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप हमारे इस टोल फ्री नंबर पर हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 1800-233-9418। आइए चर्चा की शुरुआत करें। सर, जैविक खेती क्या है, इसका क्या महत्व है? देखिए, जैविक खेती जैसा कि आप बता रहे थे कि हम जैविक खेती में किसी भी प्रकार के रसायनों का उपयोग नहीं करते हैं जी। चाहे वो उर्वरक हो, चाहे कीड़े मारने की दवाइयाँ हो जी, चाहे
फफूंदनाशी हो, हम किसी भी प्रकार की रसायनों का उपयोग नहीं करते हैं। जी, और जी। इसकी जगह हम क्या करते हैं, या तो गोबर की खाद का उपयोग करते हैं या जी। केंचुए की खाद की उपयोग करते हैं। हम्म, और अगर हमको प्रबंधन ही करना पड़ता है, कीट या व्याधि कुछ आती है, तो हम कोई ना कोई प्राकृतिक पेस्टिसाइड्स या कीटनाशी बनाते हैं और उसका उपयोग करते हैं। जी जी आप देखिए क्या होता है, मुझे इंग्लिश में इसको ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं, जी। लेकिन मुझे काम करते करते ये एहसास हुआ कि जो हिंदी में हम इसको जैविक बोलते हैं वो बहुत ही अच्छी बात है। जी जी क्योंकि इसमें काम करते करते मुझे एहसास हुआ कि खेती की इसमें ऐसी सारी प्रणालियां हैं जी। जिससे जीवन की संभावनाएं ज़्यादा बनती है। हमारे खेतों में हमारे जो सूक्ष्म जीवाणु उनकी मात्रा बढ़ती है। जैसे कि एक सिंपल हम समझ सकते हैं कि अभी मैं हम में से कोई भी किसी को भी एक गिलास पानी दिया जाए और उसमें एक चम्मच या आधा चम्मच यूरिया घोल दिया जाए तो हम में से कोई भी नहीं पिएगा। क्यों नहीं पिएगा? क्योंकि हमको मालूम है ये हमारे सेहत के लिए अच्छा नहीं है। जी जी जबकि हमारी जो मिट्टी है, खेत की जो मिट्टी है, उसमें लाखों करोड़ों की मात्रा में इतने सूक्ष्म जीवाणु हैं कि जो हमारे आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। जी जी और यहाँ हमारा इतना बड़ा शरीर है, फिर भी हम आधा चम्मच यूरिया अपने शरीर में लेने को तैयार नहीं है, या कोई भी रासायनिक चीज़ें लेने को तैयार नहीं है। और उसके कंपेयर में देखें तो हमारे किसान भाई या हम अपने खेतों में हर समय क्या बोलते, कभी 100 किलो कभी 200 किलो खाद डाल रहे हैं, रासायनिक उर्वरक डालते हैं, तो उन सूक्ष्म जीवाणुओं के साथ क्या होता होगा? वो डेफिनेटली उनकी मृत्यु हो जाती होगी, वो मर जाते हैं। तो एक प्रकार से देखा जाए तो हम जो हमारी मिट्टी जीवित है उसको हम उसको निर्जीव करते जा रहे हैं। तो उसकी उर्वरक शक्ति घटती है। उसकी जगह अगर हम गोबर की खाद या केंचुए की खाद ये सब डालते हैं तो ये क्या होता है कि ये जो खाद है, गोबर की खाद या केंचुए की खाद है, ये इन सूक्ष्म जीवाणुओं का भोजन है। तो अगर उनको भोजन मिलेगा तो उनकी पॉपुलेशन या उनकी जनसंख्या ज़्यादा बढ़ेगी। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जैविक खेती में हमेशा जीवन की उत्पत्ति या जीवन को बढ़ावा मिल रहा है। तो इसलिए मुझे लगता है कि जैविक खेती हर किसान को करना चाहिए। और ये इसका जो नाम है हिंदी में, वो जैविक बहुत अच्छा नाम रखा गया है, जैविक खेती। जी जी जैसा कि आपने बताया कि जैविक खेती का मतलब ही है कि जो सूक्ष्म जीव, लाभकारी जीव हैं, इनकी जीवन की वृद्धि की जाए। प्राकृतिक खेती से क्या तात्पर्य है सर? मैडम, जो प्राकृतिक खेती है वो भी जैविक खेती की तरह है। इसमें भी हम किसी भी प्रकार के रासायनिक उर्वरकों का या पेस्टिसाइड्स का, कीटनाशकों का उपयोग नहीं करते। लेकिन जैसे कि जैविक खेती में हम गोबर की खाद या केंचुए की खाद ये सब डालते हैं, प्राकृतिक खेती में हम वह भी नहीं डालते। प्राकृतिक खेती में हम सर पहले एक साथी का फ़ोन सुन ले। हेलो हेलो हेलो, नमस्ते मैम। नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं? मैम मैं गणपत बंजारा बोल रहा था। जी, प्रश्न कीजिए, आप क्या पूछना चाहते हैं? हाँ सर, कृषि करना चाहता हूँ। जी, आप अपना प्रश्न पूछिए। हाँ मैम, आप अपना प्रश्न पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? अच्छा, मैं मतलब सब्जियों की खेती करना चाहता हूँ मैम। उसमें मतलब रासायनिक मुक्त हो और प्रॉफिट भी हो और बेनिफिट भी हो। सब्जियों की खेती करना चाहते हैं, इसको अगर आप प्राकृतिक खेती से जोड़कर इन्हें समझाएं तो बेहतर होगा। हाँ मैम, प्राकृतिक खेती भी हो, जैविक खेती भी हो, प्रॉफिट भी हो। जी 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 आप सब्जियों की खेती जैविक खेती या प्राकृतिक खेती में आप बिल्कुल कर सकते हैं। इसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। हम खुद ही इसमें मैंने खुद अपने खेतों में टमाटर, फूल गोभी, पत्ता गोभी, बरबट्टी, प्याज, आलू सभी चीज़ें लगाया है और इसमें अच्छा भरपूर लाभ है। इसमें बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो उनकी पौधे की मांग है, जैसे आपको मालूम है कि अगर हमको सब्जी उगाना है तो उसके लिए कितना नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास देना है, तो ये जो मात्रा है इसको हमको देना है। रासायनिक उर्वरकों की जगह हमको कोशिश ये करनी है कि इसको हमको गोबर की खाद या केंचुए की खाद जो आपके पास उपलब्ध हो उनके माध्यम से आप दीजिएगा, तो आपके उपज में कहीं कोई कमी नहीं होगी। अगर आप बराबर मात्रा में देंगे तो उनसे आपकी खेती अच्छी हो जाएगी और किसी भी प्रकार के रसायन का आपको उपयोग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जी जी सर, हम बात कर रहे थे प्राकृतिक खेती की। हाँ, तो प्राकृतिक खेती में भी रासायनिक चीज़ों का उपयोग नहीं किया जाता है, लेकिन जैसे जैविक खेती में हम गोबर की खाद या केंचुए की खाद उपयोग करते हैं। प्राकृतिक खेती में दरअसल प्रकृति के साथ और प्रकृति के तरीकों से की जाती है। इसमें भी सूक्ष्म जीवाणुओं को बढ़ाने का
कोशिश की जाती है। जी जी। तो इसमें इनकी जगह हम लोग जो यूज़ करते हैं तो बीजामृत का उपयोग करते हैं। जब भी हम क्या बोलते हैं बीज लगाते हैं जी जी। तो उसका उपचार करते हैं, तो बीजामृत बनाया जाता है, उसके थ्रू इसका उपचार किया जाता है। जी जी। इसके अलावा हम पोषक तत्व के लिए घन जीवामृत या जीवामृत का उपयोग करते हैं जी। साथ ही साथ मल्चिंग आच्छादन किया जाता है और इसमें एक साथ 2-3 पौधों को साथ में लगाया जाता है, 2-3 प्रकार की फसलें साथ में लगाया जाता है। जी जी। ऐसा संभावना देखा गया है कि अगर साथ में 2-3 प्रकार की फसलें लगाई जाए, जी जी। मिक्स्ड लगाई जाए या इंटरक्रॉपिंग में अंतर्वर्ती फसलें लगाएं तो वो एक दूसरे को सहयोग करते हैं, एक दूसरे के बढ़ाते हैं ग्रोथ को, जिससे हमको ज़्यादा उपज मिल पाती है उसी ज़मीन से। जी जी। सर अभी हम ज़्यादातर हमारे किसान भाई रासायनिक खेती लेते रहे हैं, प्राकृतिक खेती लेना कितना लाभकारी हो गया इसकी तुलना में? देखिए जैविक खेती या प्राकृतिक खेती काफ़ी लाभदायक है। अगर हम पैसे के हिसाब से देखें तो भी ये काफ़ी लाभदायक है। देखिए आप को जैविक खेती में आज की डेट में जो लोग हैं वो काफ़ी जागरूक हो गए। वो अपना पैसा ज़्यादा से ज़्यादा पैसा देने के लिए तैयार है कि अगर उनको ऐसा उपज मिले या ऐसा खाना मिले कि जिसमें उनको मालूम है कि इसमें किसी भी प्रकार के हानिकारक तत्व नहीं है जो हमारे शरीर को हानि पहुंचा सकते हैं जी। उनको ये मालूम है कि अगर ये स्वस्थ है, इनको खाने से मेरा शरीर स्वस्थ होगा, तो वो मेडिकल स्टोर्स में या डॉक्टर को पैसे देने की जगह वो तैयार है कि हम क्या बोलते हैं अच्छा खाना है जी। उसके लिए वो पैसा देने के लिए तैयार है। तो इस प्रकार से हम देखें तो हमारा जो प्राइस होता है वो हमको नॉर्मल जो ट्रेडिशनल तरीका या केमिकल फार्मिंग है उसके कंपेयर में हमको इसमें काफ़ी अच्छा प्राइस मिल जाता है। अच्छा। तो इस प्रकार से फ़ायदेमंद है। दूसरी बात ये होती है कि अगर हम आर्थिक स्थिति में देखें तो दूसरी चीज़ ये होती है कि आप देखिए जैविक खेती या प्राकृतिक खेती कर रहे हैं जी, तो आपको बाहर से मार्केट से चीज़ें खरीदने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको खाद चाहिए, खाद गोबर की खाद हो, केंचुए की खाद हो, किसान अपने घर पे बनाएगा। उसको उर्वरक खरीदने के लिए अपने पॉकेट से पैसा लेके बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। जी जी। दूसरा, अगर कीड़े या बीमारी आते हैं तो उसका भी जो रोकथाम है वो अपने खेतों में जो हमारे विभिन्न प्रकार के नीम की पत्तियां हैं या फिर अलग अलग प्रकार की पत्तियां हैं, उनसे वो गौमूत्र के साथ दवाइयां बनाते हैं और उनके स्प्रे करके उनको कंट्रोल करता है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो उसको बाहर से कुछ भी खरीदना नहीं है। तो देखा जाए तो उसकी जो बचत है वो भी एक तरह से उसको आर्थिक स्थिति में उसके लाभदायक है। कृषि लागत भी कम हो रही है, उसको मार्केट में प्राइस भी अच्छा मिल रहा है, तो उसके लिए इकोनॉमिकली आर्थिक दृष्टिकोण से भी अच्छा है। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसा कि सर एक और साथी का फोन है। हेलो हेलो हेलो, राम राम दीदी। राम राम, आप कौन बोल रहे हैं? गोविंद मानेश्वर जी, कन्या बालाघाट में। जी गोविंद जी, क्या पूछना चाहते हैं आप? मोला जानकारी ये रहा मेरी दीदी, जिसे हम लगातार रासायनिक खेती कर रहा था ना जी, माटी हमारा थोड़ा से कहा है अब गाँव से ये अच्छा तो जाऊ नहीं होती। हाँ। तो सब्जी मन के जी। अच्छा, पुनः हम जैसे जैविक खेती ऊपर जैसे जाना पड़ी तो कैसे रंग के हम अपन माटी लेके सुधार कर सकन, जैविक खेती कर कौन तरफ से कर सकन? अच्छा सर, ये रासायनिक खेती से जैविक खेती की ओर जाना चाहते हैं तो उनको क्या करना चाहिए, क्या क्या उपाय करना चाहिए? देखिए जैविक खेती का शुरुआत करने के समय हमको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले बात तो ये है कि आप एकदम से बहुत बड़े एरिया में जैविक खेती पे ना जाए। आप पहले छोटे से एरिया लीजिए, वहाँ पे आप जैविक खेती का शुरू करिए। दूसरी चीज़, उस छोटे से एरिया में ये देख लीजिए जहाँ रासायनिक खेती हो रही है वहाँ से कोई पानी हमारे जैविक खेत साइड ना आए, नहीं तो आपका जो पर्पज़ है कि आपका जो पौधा है या आपकी जो उपज है वो स्वास्थ्य के लिए अच्छी हो, लेकिन अगर दूसरे जगह से कोई कंटामिनेशन आएगा तो वो हमारा पर्पस फुलफिल नहीं होगा। तीसरी बात ये है कि जैसे ही आपने निर्णय लिया है तो सबसे पहले हर स्टेट में, हर राज्य में एक क्या बोलते हैं जैविक खेती का प्रमाणीकरण संस्था होती है। जैसे छत्तीसगढ़ में CG सर्ट है। अच्छा। तो सबसे पहले आप उनके साथ बात करिए और आपका रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, क्योंकि अगर आपने सपोज जैविक खेती स्टार्ट कर दिया और 3 साल बाद आप रजिस्ट्रेशन के लिए जाएंगे तो उनके हिसाब से वो आपका पहला साल होगा। अच्छा। और अगर आपने अभी से रजिस्ट्रेशन करा लिया तो वो 3 साल आपके जो वेस्ट हुए हैं वो बच जाएंगे और आपको अभी से उसका फ़ायदा मिलना शुरू हो जाएगा। वहाँ से जो लोग होंगे वो लोग बार बार बीच बीच में आएंगे, देखेंगे और आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो आप
आपको एक सर्टिफिकेशन मिल जाएगा, तो आपके उत्पाद की जो वैल्यू है, मूल्य है, वो काफ़ी अच्छे मिलने लग जाएगी और आपको मार्केट भी एक अच्छा मिल जाएगा। जी 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 जी। सर एक और साथी का फ़ोन है। हेलो हेलो। हाँ मैडम जी नमस्ते। नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं? मैं मानवेंद्र साहू बोल रहा हूँ, बांधा बाजार, जिला राजनांदगांव। जी साहू जी, क्या पूछना चाहते हैं आप? धान की प्राकृतिक खेती हम कैसे कर सकते हैं, मैं ये पूछना था। अच्छा, प्राकृतिक खेती के बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताइए, किन चीज़ों का इनको ध्यान रखना चाहिए? जी 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 जी। धान की अगर आप प्राकृतिक खेती करना चाह रहे हैं तो मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि आप किस्म जो है वो किस्म आप ना सुगंधित किस्में लीजिए, क्योंकि अगर आप क्या बोलते जनरल धान को लेंगे या उन्नत सेल या हाइब्रिड को लेते हैं तो उसमें एक समस्या ये आएगी, क्योंकि जो इसमें अधिक पैसा देने वाले लोग हैं तो वो लोग होंगे जो सुगंधित धान को पसंद करते हैं। अच्छा। तो आप स्वास्थ्यवर्धक दे रहे हैं तो स्वास्थ्यवर्धक के साथ अगर सुगंधित हो जाएगा आपका धान तो काफ़ी आपको अच्छी उपज मिल जाएगी। दूसरा, इसके लिए आप जब भी थरा डालेंगे तो उससे पहले बीजोपचार जो है बीजामृत बना के करिएगा। उसके बाद आपको जब रोपाई करेंगे तब आपको बिजाई करेंगे तब आपको क्या बोलते घन जीवामृत डालना है 250 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से उसका करना है। और जीवामृत बना के जब भी आप इरिगेशन करेंगे तो महीने में 2 बार आपको जीवामृत 500 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से आप इसको देते रहेंगे, तो इससे आपका धान की खेती प्राकृतिक तरीके से हो जाएगी। जी जी। सर ये जो प्राकृतिक खेती की हम बात कर रहे हैं तो प्राकृतिक खेती क्या हर तरह की फसल में ली जा सकती है, चाहे अनाज हो, दलहन हो, तिलहन हो या सब्जी हो, या कुछ चुनिंदा जो चीज़ें हैं उन्हीं के लिए प्राकृतिक खेती ज़्यादा सफल है? मैडम, जैविक खेती या प्राकृतिक खेती में आप सभी प्रकार की फसलें ले सकते हैं। बस आपको ध्यान ये रखना है कि उन फसलों का चुनाव करना है। जैविक खेती या प्राकृतिक खेती कर रहे हैं स्टार्टिंग में तो आप कोशिश करिए कि अगर फसलें दलहनी फसलें हों तो वो ज़्यादा अच्छा आपको क्या बोलते हैं रिजल्ट देंगे, उसमें अच्छा होगा और आपकी मिट्टी के स्वास्थ्य के लिए भी वो काफ़ी अच्छी हो जाएंगी। अच्छा। तो दलहनी फसलों को आप प्रेफर करिएगा। और दूसरी चीज़, अगर कोई फसल आपको मालूम है कि इस फसल में बहुत ज़्यादा कीट या बीमारियां आती है या ऐसा प्रकोप है तो आप कोशिश करिए या तो आप उसको नहीं लीजिए, या अगर आपको लेना है तो फिर ऐसी किस्मों का चयन करिए उसकी कि जो कीट या बीमारी हमारे क्षेत्र में बहुत आती है उसके लिए वो प्रतिरोधी हो, ताकि हमको बाद में ये समस्याएं हमको सामना नहीं करना पड़े। तीसरी चीज़, जब आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए, मैं शुरुआती समय की बात कर रहा हूँ, बाद में तो आपको दिक्कत नहीं होगी क्योंकि आपका जो खेत होगा वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। लेकिन शुरुआती सर एक और साथी का पहले फ़ोन सुन लें। हेलो हेलो। नमस्ते मैम, मैं संदीप कुमार शर्मा बोल रहा हूँ। जी नमस्कार, आप पूछिए क्या पूछना चाहते हैं? जी मैम, मुझे गन्ने की खेती करनी है। अच्छा, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, मतलब कैसे क्या? प्राकृतिक खेती के रूप में आप गन्ना लगाना चाहते हैं? जी 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 सर बताइए। गन्ने की खेती में मैं आपको बोलूँगा जो आपका सेट्स है ना, एक एसिटोबैक्टर करके बायो फर्टिलाइज़र आता है, जैव उर्वरक आता है, वो काफ़ी अच्छा है, तो आप उससे उपचार जरूर करवाइएगा। और बाकी जो गन्ने की खेती के लिए अनुशंसित आपके क्षेत्र में उर्वरकों की मात्रा है उसको आप अपने गोबर की खाद, केचुए की खाद और इन सब के द्वारा देने की कोशिश करिएगा। लेकिन एसिटोबैक्टर जो है वो काफ़ी लाभदायक है गन्ने के लिए, तो आप उससे ज़रूर उपचार करिएगा आपके गन्ने के लिए। जी जी सर, इस प्रश्न से पहले हम चर्चा कर रहे थे कि क्या सभी तरह की खेती प्राकृतिक खेती के रूप में की जा सकती है? हाँ, तो अगर शुरुआत आप कर रहे हैं तो आप कोशिश करिएगा कि ऐसी फसलों का चुनाव करिए जिनकी पोषक तत्व की मांग कम हो। अच्छा। मांग कम होने की वजह से आपके खेत की अभी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि बार बार रासायनिक उर्वरकों के उपयोग से आपके खेत में जो सूक्ष्म जीवाणु है उनकी संख्या कम हो गई है। जी। तो जब ये सूक्ष्म जीवाणु अच्छी मात्रा में बढ़ जाएंगे तो उसके बाद आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा, तब कोई परेशानी नहीं है। जी। तो क्या होगा कि जब कम पोषक तत्व मांग वाली फसलें लगाएंगे तो उनके पोषक तत्व की आपूर्ति आप बड़े आसानी से गोबर की खाद या इनसे कर देंगे और उनसे आपके उपज में किसी भी प्रकार की कमी नहीं होगी। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग में ही आप बहुत ज़्यादा मांग वाली
फसलें लेंगे जी, जी। तो उसमें हो सकता है कि कुछ आपकी उपज में कमी आ जाए। सकती है। जी सर, पोषक तत्व की जो आपने बात की ये बहुत महत्वपूर्ण होता है किसी भी तरह की खेती के लिए। तो जो हमारे किसान भाई प्राकृतिक खेती की तरफ जा रहे हैं वो अपनी फसलों के लिए ये पोषक तत्व प्रबंधन किस तरह से कर सकते हैं? देखिए, जैविक खेती की सफलता बहुत निर्भर करती है कि आप उसका पोषक तत्व प्रबंधन कैसे करते हैं। जी, जी। क्योंकि अक्सर जब मेरी भी किसानों से बात होती है तो उनका ये कहना रहता है कि हमारी उपज इसमें घट जाती है उसका, लेकिन मैंने जो अपने प्रयोगों में देखा तो उसमें मुझे ये समझ में आया कि हम अच्छी तरीके से पोषक तत्व प्रबंधन नहीं कर रहे हैं। एक और साथी का फ़ोन है। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं? मैं राजेश उपाध्याय बोल रहा हूँ, सरगुजा जिला मैनपाट से। जी, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं? मैं राजेश उपाध्याय बोल रहा हूँ, सरगुजा जिला मैनपाट से। जी 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 त्रिपाठी जी, पूछिए क्या पूछना है आपको? जैविक खेती के से सेब का खेती करना है। जी, प्रश्न दोहराइए। जैविक खेती के माध्यम से सेब का खेती करना है। जी, जैविक खेती के माध्यम से ये खेती कर रहे हैं। आप चाहते क्या हैं, पूछना क्या चाहते हैं? खेती के माध्यम से सेब का खेती कैसे किया जाता है? कैसे की जाए? हाँ, ठीक है। तो अभी जैविक खेती में हम लोग पोषक तत्व प्रबंधन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। जी। तो जब भी जैविक खेती में आप कोई भी फसल हो, आप उसका पोषक तत्व प्रबंधन में 2-3 चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपकी उपज अच्छी मिलेगी। जैसे कभी भी अगर आपको 75 किलो नत्रजन देना है आपकी फसल में, तो कभी भी आप कोशिश मत करिए कि सिर्फ गोबर की खाद से हम क्या बोलते 75 किलो नत्रजन दे दें। अच्छा। या केचुए की खाद से दे दें। आप 3-4 प्रकार के सोर्स उपयोग करेंगे, स्रोत का उपयोग करेंगे, चाहे गोबर की खाद, केचुए की खाद, विभिन्न प्रकार के जो जैव उर्वरक होते हैं, इनका 3-4 प्रकार के अगर हम उपयोग करेंगे तो इनकी उत्पादन क्षमता जो सिर्फ अगर 25 किलो मैं गोबर की खाद से देता हूँ, 25 किलो केचुए की खाद से देता हूँ, 25 किलो मैं हरी खाद या जैव उर्वरकों या फिर नाडेप कंपोस्ट किसी से देता हूँ, तो इससे होता ही है कि 3-4 प्रकार के जब सोर्स होते हैं तो हमारा उत्पादन सिर्फ 1 से 75 किलो देने के कंपेयर में काफ़ी बढ़ जाता है। इसका रीज़न ये रहता है कि कुछ खाद में कुछ चीज़ों की कमी होती है, किसी में कुछ ज़्यादा होता है। जैसे हम सूक्ष्म तत्वों की बात करते हैं तो ये पूर्ति हो जाती है। दूसरा, कुछ जो हमारे खाद रहते हैं वो बहुत तेज़ी से क्या बोलते पोषक तत्व दे देते हैं और कुछ बहुत धीमे धीमे देते हैं, तो उससे पौधे को अपने पूरे वृद्धि काल में सही मात्रा में नहीं मिल पाता है। लेकिन जब 3-4 प्रकार से हम मिला के देते हैं तो उनको पूरे अपने वृद्धि काल में अच्छे से पोषक तत्व मिल पाता है, तो उनका उत्पादन बढ़ जाता है। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको जब भी मौका मिले, क्योंकि हम लोग गांव में रहते हैं, कृषक भाई लोग हैं, तो हमारे घर में गाय रहती है तो उसके गौमूत्र का हमको उपयोग करना है। गौमूत्र की जितनी भी मात्रा आपके पास होती है तो आप उसका स्प्रे करिए। अगर आपके पास 3-4 लीटर है तो एक स्प्रेयर में 3-4 लीटर लीजिए और उस स्प्रेयर को भर दीजिए, पानी से भर दीजिए और बड़े आराम से आप स्प्रे करिए। आप महीने में 2 बार कर सकते हैं, 3 बार कर सकते हैं। 10 दिन के अंतराल से करिए, 15 दिन के अंतराल से करिए। 20% कर पाते हैं तो 20% कर दीजिए, 10% का घोल बना के कर सकते हैं तो 10% का घोल कर दीजिए। इसको आप करने से डेफिनेटली आपको जो उपज है वो रासायनिक उर्वरकों के उपयोग से जितनी उपज मिलती है उतनी उपज आपको मिल पाएगी। सिर्फ ये 2-3 चीज़ों को आपको ध्यान में रखने से आपको काफ़ी अच्छा इसमें पोषक तत्व प्रबंधन हो जाता है और फिर किसी भी प्रकार से आपकी उपज में कमी नहीं आती। अगर आप केचुआ खाद बना रहे हैं तो आप उससे हमको जो वर्मी वॉश मिलता है उसका भी इसी प्रकार से उपयोग कर सकते हैं। वो भी एक बहुत अच्छा टॉनिक है, हमारे पौधे की वृद्धि के लिए बहुत अच्छा टॉनिक है, तो वो बहुत अच्छे से हमको उपज मिल सकती है। जी जी सर, पोषक तत्व प्रबंधन के अलावा एक बहुत बड़ी समस्या होती है कीट व्याधि की या फिर खरपतवार की, जो कि फसल को प्रभावित करती है, उत्पादन को प्रभावित करती है। तो जैविक तरीके से या प्राकृतिक तरीके से इनको कैसे नियंत्रित किया जाए? देखिए मैडम, क्या होता है कि ये समस्या तो काफ़ी आती है क्योंकि हम फसल लगा रहे हैं तो कीड़े, बीमारी, सब चीज़ें आती है। तो सबसे पहले तो मैं किसान भाइयों को कहना चाहूँगा, खासकर कीट और व्याधि के लिए, कि जैसे रासायनिक उर्वरकों में तो हम भूल जाते हैं, एक बार खेती करते हैं, लगाते हैं, उसके बाद कुछ दिन तक भूल जाते हैं, फिर आते हैं। लेकिन आप क्या बोलते हैं, अगर जैविक खेती में जा रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपको रोज़ एक बार अपने खेत देखने हैं, क्योंकि रासायनिक खेती में आपके पास जो है कीड़े मारने की दवाई, एक्चुअल में उसको दवाई नहीं कहना चाहिए मेरे ख्याल से। अगर किसी को मारने के लिए हम उपयोग करते हैं तो वो जहर होता है। तो वो जो कीड़े मारने का जो जहर है वो आप डालते हैं और उससे कीड़े मर जाते हैं। जी जी। लेकिन हम इस तरीके से अपनी प्रकृति को। सर, एक और साथी का फोन है। हेलो
हेलो। हेलो, नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं? नमस्कार, मैं राजेश उपाध्याय बोल रहा हूँ सरगुजा जिला के मैन पार्ट से। जी, पूछिए क्या पूछना है आपको? हेलो। हाँ जी, हम अब सुन रहे हैं। जी, पूछिए, प्रश्न पूछिए। नमस्कार, मैं सरगुजा जिले के मैन पार्ट से राजेश उपाध्याय बोल रहा हूँ। जी जी। मैन पार्ट में फल का खेती कौन कौन सा सकते हैं? मैन पार्ट में फल का खेती कौन कौन सा सकते हैं? फल का खेती कौन कौन से फल ये लगा सकते हैं मैन पार्ट? मेन पार्ट में दरअसल टेम्परेचर जो होता है वो काफ़ी अच्छा रहता है। छत्तीसगढ़ या रायपुर से तो काफ़ी अच्छा रहता है, काफ़ी कम रहता है। वहाँ पे बहुत सारी फसलें, फल वाली फसलें लगाई जाती है। हमारा एक रिसर्च स्टेशन भी है वहाँ पे फलों पे, तो वहाँ पे जाके देख सकते हैं। वहाँ पे काफ़ी कुछ फसलें लगाई जा रही है फ्रूट्स की। आलू की भी खेती खरीफ में भी, रबी में भी की जाती है। तो मेन पार्ट में हमारा जो रिसर्च स्टेशन है वहाँ पे उपाध्याय जी आप जाके एक बार कर लीजिए, क्योंकि जो फसलें हम छत्तीसगढ़ में नहीं ले पा रहे हैं फलों की, जो जिनको टेम्परेट रीजन की या फसलें होती है वो वहाँ पे हम ले पा रहे हैं, तो आप बड़े आसानी से वहाँ पे संपर्क करके आप जान सकते हैं। जी सर, प्राकृतिक खेती में बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन समय की कमी के कारण हमें यहाँ चर्चा विराम देना पड़ेगा। आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारे किसान भाइयों को बहुत उपयोगी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत सभी धन्यवाद। किसान भाइयों को धन्यवाद। मैडम आपका धन्यवाद। साथियों, नया विषय लेकर हम फिर आएंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।